हेलो क्लास 10th। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम मेजरली रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम रिफ्लेक्शन डिस्कस करें, काफी जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए लाइट होती क्या है। सो लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कुछ होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस वर्ड जब भी आप सुनते हैं तो ये हमेशा लाइट से एसोसिएटेड होता है। अगर आप बल्ब्स में भी देखें तो ल्यूमिन करके बल्ब्स की कुछ वैल्यूज होती है। जितना ज्यादा ये ल्यूमिन होगा उतनी ज्यादा ब्राइट उसकी लाइट होती है, उतनी ज्यादा इंटेंस उसकी लाइट होती है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनकी खुद की लाइट होती है, लाइक सन एंड अदर स्टार्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। हम उन्हें सिर्फ इस वजह से देख पाते हैं क्योंकि बाकी के ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इनमें लाइट छोड़ते हैं और वो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हम तक पहुंचती है। जैसे कि मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए रात को शाइन करता है। सिमिलरली हमें जब भी कोई दूसरा प्लैनेट दिखता है तो वो नॉन ल्यूमिनस है, वो सिर्फ सन की लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस वजह से हमें दिखाई दे पा रहा है, भले ही वो हमें शाइन करता हुआ दिख रहा हो। अब हमें चीजें दिखती कैसे हैं? सो जब भी कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करता है, वो लाइट इधर उधर टकराती है, और ऑब्जेक्ट्स पे जब लाइट टकराती है तो एक फिनोमेना होता है जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। यानी कि लाइट टकराने के बाद जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन। तो अगर मुझे ये डस्टर रेड कलर का दिख रहा है तो इसमें व्हाइट लाइट पड़ रही है, और व्हाइट लाइट में 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं, जो 7 कलर्स हम रेनबो में भी देखते हैं, जिनको हम विबग्योर से याद रख सकते हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो जब व्हाइट लाइट इस पे पड़ रही है, ये बाकी सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है सिवाय रेड के। तो यानी कि विबग्योर में से VIBGYO को ये एब्जॉर्ब कर रहा है और रेड को एमिट कर रहा है, इसी वजह से मुझे रेड कलर का दिख रहा है। सिमिलरली आप दुनिया में कोई सा भी कलर हो, वो इसी तरीके से हमें दिखाई देता है। वो बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है वो कलर हमें दिखाई देता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसा कि हमने अभी कुछ टाइम पहले ही डिस्कस करा था, मैं रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए। बट मैं बोर्ड पे अगर कुछ लिख रहा हूं तो मैं चाहता हूं आप भी अपनी एक नोटबुक और एक पेन के साथ बैठें और जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उसके नोट्स भी बनाते रहें। तो रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strikes a surface। तो अगर ये कोई सरफेस है, इस पे जब लाइट टकराती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है, टकरा के वापस आ जाती है। इसी फिनोमेना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है और टकराने के बाद पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती है, उसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर ये एक सरफेस है, यहां पे कुछ ऐसी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई और ये टकराने के बाद भी पैरेलली निकल गई, तो ये तो हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर एक ऐसे टेढ़े मेढ़े सरफेस पे जब लाइट रे, पैरेलल बीम ऑफ रे टकराती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं रहती है। तो ये हो गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये हो गया हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अच्छा, हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट की बात तो कर रहे हैं, बट ये जानना भी जरूरी है कि कौन से ऐसे सोर्सेज जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट देते हैं। क्या एक बल्ब पैरेलल बीम ऑफ लाइट देता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप इस बल्ब की रोशनी देखो तो अगर यहाँ पे बल्ब है तो ये हर तरफ रोशनी फेंकता है, तो ऑफ कोर्स पैरेलल बीम नहीं होती है। क्या एक टॉर्च पैरेलल बीम ऑफ लाइट देता है? वो भी नहीं देता। उसकी भी अगर आप बीम नोटिस करोगे तो थोड़ा ऐसे फैलती हुई सी होती है। तो जनरली 2 ही पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट को कंसिडर करा जाता है। एक ऐसी लाइट जो इन्फिनिटी पे हो, यानी कि अगर बहुत दूर कोई सोर्स है उससे आने वाली लाइट को पैरेलल कंसिडर करा जाता है।
क्योंकि वो फैलते फैलते उसके बीच का एंगल इतना कम हो जाता है कि वो ऑलमोस्ट पैरेलल दिखती है। जैसे कि सन से आने वाली लाइट, इसको हम पैरेलल कंसिडर करते हैं। हालांकि ये कंप्लीटली पैरेलल नहीं होती है, बट इसके बीच का एंगल इतना कम होता है कि इसे ऑलमोस्ट पैरेलल कंसिडर कर लिया जाता है। एक और सोर्स ऑफ पैरेलल लाइट है लेजर बीम। तो जो लेजर लाइट होती है इसको भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट कंसिडर करा जाता है। इस चैप्टर में जो भी हम रिफ्लेक्शंस पढ़ने वाले हैं वो जनरली सारे मिरर्स के थ्रू ही होंगे। तो मिरर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, जो जनरली हमारे ड्रेसिंग टेबल्स पे होता है, वो प्लेन मिरर ही होता है, जिस पे आप जैसे आप हैं वैसे ही दिखते हैं, मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज दिखती है, एक सीधा मिरर, इसको प्लेन मिरर कहते हैं। बाकी कुछ मिरर्स होते हैं जो जिनको हम स्फेरिकल मिरर्स भी कहते हैं। स्फेरिकल मिरर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, और जो बेसिक दो टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक सीधा मिरर प्लेन, इसको कहते हैं प्लेन मिरर। फिर आते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर, इसको कहते हैं कॉनकेव और इसे कॉन्वेक्स। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। तो प्लेन मिरर एक सीधी लाइन और उसके पीछे ये डैशेस से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये डैश क्या है? इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव कोटिंग। तो आपने मिरर्स के पीछे जनरली देखा होगा सिल्वर या रेड कलर का दिखता है। तो बेसिकली एक ग्लास के पीछे एक सिल्वर मेटल की कोटिंग होती है। सिल्वर मेटल एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है। उस सिल्वर मेटल की कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे रेड या ग्रे कलर का आपको एक पेंट दिखता है। वो पेंट सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है, वो एक्चुअली रिफ्लेक्टिव नहीं होता है। तो ये जो पॉलिश्ड सरफेस या रिफ्लेक्टिव सरफेस है, इसको डैश लाइन से शो करते हैं, और जिस तरफ से रिफ्लेक्शन होगा वो एक सीधी लाइन से शो किया जाता है। अब स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के हैं, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जिसमें केव लाइक स्ट्रक्चर में रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे गुफा का मुंह होता है उस वाले शेप में जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है उसे कहते हैं कॉनकेव। दूसरा वाला हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। चलिए दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उन्हें भी समझ लेते हैं। तो पहला लॉ तो कहता है जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब ये एंगल किसके साथ बन रहा है उसके लिए हमें कुछ एक आध चीजें पता होना जरूरी है। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब जो टकरा रही है, टकराने वाली रे को इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तो सिंपल सी चीज है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे पास हो रही है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब इसमें कुछ एंगल्स होते हैं जो मेजर करे जाते हैं नॉर्मल के साथ। तो जिस पॉइंट पे, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको समझना काफी आसान है। ऐसा पॉइंट जहां पे इंसिडेंस या फिर टकराना हो रहा है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है उसे नॉर्मल कहता है। तो ये हो गई नॉर्मल। सारे एंगल्स नॉर्मल के साथ ही मेजर करे जाते हैं। तो पहला लॉ कहता है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा हो गया पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई on the same plane at the point of incidence। तो जहां पे लाइट रे टकरा रही है उस पॉइंट पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो नॉर्मल भी इसी प्लेन पे होगी। ये ऐसे उठी भी नहीं हो सकती इस प्लेन से, या इनमें से कोई भी उठा हुआ नहीं हो सकता है। अगर उठे हुए भी हैं तो इस पे एक और प्लेन ड्रॉ करा जा सकता है, या फिर इसको एक और शीट ऑफ पेपर पे बनाया जा सकता है। पर क्या इन लॉज से वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वाला सब फेल नहीं हो गया? हमने डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में कहा था जब एक पैरेलल बीम टकराती है किसी अनइवन सरफेस से तो टकराने के बाद वो पैरेलल नहीं रहती है, वो कुछ इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है। तो क्या यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो गया है कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं रहा? ऐसा नहीं है। इसमें जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो नॉन पैरेलल इस वजह से क्योंकि सरफेस अनइवन है। हर पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मल के अकॉर्डिंग ही एंगल I इज इक्वल टू एंगल R बनेगा हर पॉइंट पे।
तो यहाँ पे क्योंकि ये एक लॉ है तो ये कभी फेल नहीं हो सकता। अंडर नो कंडीशन हम कोई भी ऐसा रिफ्लेक्शन का डायग्राम नहीं बना सकते जिसमें ये लॉ फेल हो रहा हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आज हम सिर्फ बेसिक्स कवर कर रहे हैं, आने वाली क्लासेस में हम इसके बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे। आज हमने जो भी पढ़ा इसको बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक you so much for being here. I hope you got to learn something new. Stay curious, keep learning, and I'll see you in the next one.